एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ। अगर आप भी अभी तक सोच रहे हैं कि लाइजा कैसी दिखती है, तो आज के एपिसोड में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसके साथ कुछ बड़े खुलासे भी होने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर देखना। उन दोनों का पहला काम है पानी ढूंढना। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद रिको को कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। अब थोड़ा पास से देखने पर पता चलता है कि उन्हें पीने लायक पानी मिल चुका है। रेक को नहीं लगता है कि ऐसी जगह से पानी लेना सेफ होगा, तो रिको कहती है वहाँ पर जो कीड़े दिख रहे हैं उन्हें रोहाना बुलाते हैं और वो सिर्फ साफ पानी में ही पाए जाते हैं। अब रिको जल्दी से जाकर थोड़ा सा पानी लेने की कोशिश करती है। तुरंत झील के बीच में से रोहाना हट जाते हैं। ये देखकर वो दोनों भी सोच में पड़ जाते हैं, तो एक विशाल जीव निकलकर हमला कर देता है। रेक जल्दी से रिको को खींच लेता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर चुपचाप वापस चला जाता है। वो झील फिर से पहले की तरह हो जाता है, मगर रेक कहता है मेरी प्यास तो बुझ चुकी है। इसके बाद वो दोनों लकड़ियाँ और पत्ते जमा करने लगते हैं ताकि उनके सर पर एक छत रह पाए। अब बारी आती है आग जलाने की। थोड़ी सी मेहनत के बाद रिको कैंप फायर जला लेती है और उसके हिसाब से ये आग उन दोनों को यहाँ के जानवरों से बचा कर रखेगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रोशनी की आदत नहीं है। मगर आग के साथ एक और दिक्कत है, कीड़े, बहुत सारे कीड़े। आज है तीसरा दिन और इन दोनों पर ऊपर से नज़र रखी जा रही है। ओजन वहाँ आकर सब कैसा चल रहा है पूछती है। वो बूढ़ा कहता है रिको काफ़ी एनर्जेटिक लग रही है, मगर उसका छोटा शरीर साथ नहीं दे रहा है। और उसका पार्टनर रेग, वो काफ़ी लचीला है, मगर वो जल्दी घबरा जाता है, इसीलिए वो काफ़ी स्लो रिएक्ट करता है। ये सब बोलने के बाद वो बूढ़ा ओजन से पूछता है क्या तुम वहाँ नहीं जाओगी? ओजन कहती है अगर वो दोनों इस दौरान मारे जाते हैं तो वो कभी आगे बढ़ने के लायक ही नहीं थे। अब आ गया है 5वां दिन। रिको कहती है तुम काफ़ी हल्के हो, इसीलिए हमें उस हिप्पो को पकड़ने में दिक्कत हो रही है। हमें इसके लिए एक अच्छा सा प्लान चाहिए होगा। रेक कहता है अगर मैं अपने लंबे हाथों से उसे एक पेड़ के साथ बांध देता हूँ तो कैसा रहेगा? वो जवाब देती है तुमने सही कहा, हम ऐसा ही करने वाले हैं, मगर उसे बुलाने के लिए हमें लालच देना होगा। रेक सोचता है अब ये कैसा होगा, तो रिको दिखाती है कि वो लोग बदबूदार गू का उपयोग करेंगे। रिको का प्लान है कि हिप्पो पास आने पर वो उस पर तेज़ रोशनी डालकर उसे अंधा कर देगी और रेग उसे जकड़ लेगा, मगर रेग कोई अजीब से प्लान पर डाउट है। अब हम देखते हैं कि उस गू पर आग लगाया गया है और उसकी खुशबूदार बदबू से हिप्पो भागा भागा वहां चला आता है। बगल से रिको निकलती है और हेलमेट की रोशनी से हिप्पो को अंधा कर देती है। पीछे से रेग उस हिप्पो को पकड़ लेता है और एक वजनदार लकड़ी के सहारे उसे पेड़ पर लटका देता है। उनका प्लान सक्सेसफुल होता है और रिको बहुत खुश है। अब वो बूढ़ा कहता है उन दोनों में खामियां हैं, मगर वो जिस काम में एक्सपर्ट है वहाँ पर बहुत ग्रोथ दिखा रहे हैं। और तो और वो दो हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बात सुनकर ओजन की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम देखते हैं कि एक घायल ओजन को देखकर लाइजा उसके हमलावरों को ख़त्म कर देगी कहती है। अब हमें कुछ अच्छी यादें भी देखने को मिलती हैं और पता चलता है कि लाइजा को फ्लावर्स ऑफ फोर्टिट्यूड बहुत पसंद थे। जब ओजन को पता चला था कि लाइजा ने टोरका से शादी कर ली है तो उसके होश ही उड़ गए थे। मगर इन सब के बाद आती है ओजन की सबसे बुरी याद। हम देखते हैं कि लाइजा बहुत कमज़ोर है और वो ओजन से उसे कुछ वक्त तक अकेला छोड़ देने को कहती है। ओजन बाहर आकर कंप्लेन करने लगती है कि किस तरह से टोरका पहले चल बसा और उनकी बच्ची पैदा होते ही मर जाती है। ओजन इन दोनों से काफ़ी नाराज़ है क्योंकि इनकी वजह से लाइजा कमज़ोर हो गई और अब वो बहुत बुरी हालत में है। अब ओजन के पास भी ज़्यादा ताकत नहीं थी, इसीलिए वो सिर्फ लाइजा और अनहर्ड बेल को लेने के बारे में सोच रही थी। इतने में उसे कर्स रिपेलिंग वेसल से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। अब इसके बाद जो कुछ होता है उसके बारे में तो हमें पता ही है। वो हिप्पो अब खाने में तब्दील हो चुका है और उसे टेस्ट करने के बाद रेग कहता है इसका स्वाद काफ़ी मस्त है। रिको कहती है इतने खाने से हम और 5 दिन आराम से बिता लेंगे। अब 10 दिन बीत चुके हैं और हम देखते हैं मारुक रोज़ की तरह अपना काम कर रही है। इसी दौरान वो कुछ नोटिस करती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि रिको और रेग जो टूटे फूटे हालत में हैं वापस आ चुके हैं। खुशी के मारे मारुक जल्दी से जाकर उनके लिए गोंडोला नीचे करती है। इसके बाद आता है सीधा आराम। रिको एक झटके में सो जाती है और रेग को ऐसा लग रहा है कि वो लोग बरसों बाद यहाँ पर आ रहे हैं। अब मारुक रेग से कहती है तुमने पूरे 10 दिन बिताए हैं। जब मुझे ये करना पड़ा था तो घने अंधेरे की वजह से मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। अब रेग आगे आकर कहता है सच बताऊँ तो अंत में जब मैं रिको से अलग हो गया था तब ऐसा लग रहा था कि हार मान लेने में ही भलाई है। ये सुनकर मारुक काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि रेग को भी डर लगता है। अब मारुक कहती है चलो तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। रेग आईने के पास आकर खुद को देखता है और वो नोटिस करता है कि ओजन के साथ लड़ने की वजह से जो घाव हुए थे
वो पूरी तरह से मिट चुके हैं। अब रेग इतने दिनों बाद अपने हेलमेट को लगाकर खुश हो जाता है तो वो देखता है कि उसका पैटर्न थोड़ा अलग लग रहा है। उसे याद नहीं है ये पहले भी ऐसा था या नहीं। इतने में मारुक वापस आकर कहती है, मास्टर ने कहा है कि तुम्हारे वापस आने की खुशी में हम साथ मिलकर खाएंगे। खाने के वक्त ओजेन उन दोनों से जंगल के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है। रिको को वो बहुत मेहनत भरा लगा, मगर रेग को अब लग रहा है कि वो 10 दिन चुटकियों में खत्म हो गए। अब ओजेन उन्हें एक पुरानी कहावत के बारे में बताती है, अगर तुम अपने चाहने वालों को मारना नहीं चाहते हो तो पाताल के अंदरूनी सतह पर ज्यादा दिन मत रुकना। रेग इसका मतलब समझ नहीं पाता है तो ओजेन कहती है, वहाँ नीचे समय को परखने की शक्ति चली जाती है। इसका ज्यादातर असर 5वें लेयर पर पता चलता है। जब ओजेन वहाँ सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए गई थी, वापस आते आते वो कुछ महीनों में बदल गए थे। ये सब सुनने में रिको को काफी मजा आ रहा है और ओजेन आगे बताती है, वहाँ पर सिर्फ पेचीदा सोच रखने वाले इंसान जैसे कि व्हाइट व्हिसल्स ही अपना घर बनाते हैं। अब ओजेन उन्हें कुछ अजीब तथ्यों के बारे में बताती है। वो जानती है कि 5वें लेयर से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वापस आने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मगर असली मुसीबत तो 6ठे और 7वें लेयर में है क्योंकि वहाँ पर पागलपन किस हद तक जा सकता है किसी को पता नहीं है। अब ओजेन रिको को एक उम्मीद की किरण देती है। अगर मान लिया जाए कि वहाँ नीचे वक्त अलग रफ्तार से चलता है तो लाइजा को गायब हुए जो 10 साल हुए हैं वहाँ पर बस कुछ पलों की बात है। इसीलिए शायद लाइजा अभी भी सही सलामत हो सकती है। ये सुनते ही रिको खुशी के मारे ओजेन के पास आती है तो जोरदार फटकार पड़ती है। अब ओजेन खड़ी होकर कहती है कि उन्हें 5वें लेयर में ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए, वहाँ पर उन्हें दूसरे व्हाइट व्हिसल्स का सामना करना पड़ेगा। और तो और 5वें लेयर द सी ऑफ कॉर्प्सेस की गहराइयों से अधिक नीचे जाकर जिंदा वापस लौटना इंसानों के लिए नामुमकिन है। इसीलिए वहाँ पर उनकी मुलाकात हो सकती है द सॉवर्न ऑफ गाइडेंस वाकुना द चोजन, या द सॉवर्न ऑफ मिस्ट्रीज राजो द मिस्टीरियस, या फिर द सॉवर्न ऑफ डॉन बॉन्ड्रियूड द नोवेल के साथ। और इन सब के बीच में बॉन्ड्रियूड सबसे ज्यादा घटिया इंसान है और वो ओजेन जितना अच्छा भी नहीं है। रेग पूछता है, क्या अब तुम भी मजाक करने लगी हो? अब रेग को भी एक फटकार पड़ती है और जाने से पहले ओजेन उन दोनों को लेटर के टुकड़े के बारे में कुछ कहती है। उसे जानना है कि वो लिखावट किसकी है। वो लिखावट बहुत प्राचीन है और तो और वो कोई साधारण कागज भी नहीं है। वो किसी तरह के रेलिक का हिस्सा है और खुद ओजेन भी उसे नहीं चीर सकती है। ओजेन कहती है, आखिर कौन सी चीज़ वहाँ नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है? जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगले सीन में हम देखते हैं ओजेन एक हथियार निकालकर रिको को देती है। रिको को पता है ये कौन सा हथियार है। ये है ब्लेज रिप दी एवरलास्टिंग पिकैक्स। ओजेन बताती है कि इसी हथियार के सहारे लाइजा ने खून की नदियां बहा दी थी। ओजेन को ये पिकैक्स लाइजा के कब्र पर मिला था। इस हथियार का कभी ना खत्म होने वाला गन पाउडर सही सलामत है, मगर बाहरी हिस्सा काफी खराब हो चुका है। इसे सिर्फ कुछ बारी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ओजेन उन्हें इस हथियार को अपने पास रखने को कहती है और ये इंसिनरेटर के ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा कहती है। मगर ओजेन के पास उनके लिए और भी कुछ खास है। वो उन्हें कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताती है जो सिर्फ व्हाइट व्हिसल्स को पता हैं। उन्हें पता चलता है कि 5वें लेयर के समुंदर को पार करने के लिए उन्हें एक मिस्टीरियस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे भी रेलिक्स हैं जिन्हें एक्टिवेट करने के लिए एक व्हाइट व्हिसल की धुन ज़रूरी है। वो उन्हें 7वें लेयर के एक अजीब रिंग के बारे में भी बताती है जिसे सिर्फ कुछ ही व्हाइट व्हिसल्स ने देखा है। ये सब सुनकर रेग को यकीन हो जाता है कि जब ओजेन ने कहा था कि उसे बचकानी हरकतें करना पसंद नहीं है तो वो सच ही कह रही थी। अब वो दिन आ गया है जब रिको और रेग अपने सफ़र को फिर से शुरू करेंगे। उन दोनों को अलविदा कहने के लिए ओजेन वहाँ पर नहीं है, मगर रिको कहती है कि उसने पहले ही बहुत कुछ किया है, इतना तो चलता ही है। मगर मारुक सबसे ज़्यादा दुखी है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो आखिरी बार अपने दोस्तों से हाथ मिलाती है। मारुक कहती है, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम और आगे नहीं बढ़ पाओगे तो तुम वापस आ जाना। मारुक ऐसी बातें बोल रही है क्योंकि उसने अनगिनत लोगों को हमेशा के लिए चले जाते हुए देखा है और वो नहीं चाहती है कि उनके साथ भी ऐसा ही हो। अब रेग और रिको पास आकर मारुक को गले लगा लेते हैं और धीरे से कैमरा शिफ्ट हो जाता है ओजेन के पास। यहाँ पर ओजेन अपने आप से बात कर रही है। ओजेन उन दोनों के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहती थी ताकि उसकी कुछ और यादें ताज़ा हो जाती, मगर उनके पास वक्त नहीं है। अब हम कुछ पुरानी यादों को देखते हैं। ओजेन कहती है, तुम्हारी बच्ची बाहर निकलते ही एबिस की तरफ रेंगने लगी थी और वो काफ़ी डरावना था। लाइजा कहती है, ये तो होना ही था और उसे संभालते संभालते तो मेरा अप्रेंटिस भी परेशान हो चुका है। अब जाकर ओजेन को पता चलता है कि वो जीरो की बात कर रही है जिसने ओजेन के ऑफर को यूं ठुकरा दिया था। अब ओजेन कहती है, अब तक तुम्हारी बच्ची जिंदा है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर किस्मत अच्छी रहती है तो उसे पकड़कर बंदी बना लेंगे।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या होगा जब तुम एबिस के अंदर होगी। मगर लाइजा को जिरुओ पर पूरा भरोसा है और अगर वो यहाँ रहकर अपनी प्यारी बच्ची का ख्याल रखेगी तो वो अपनी बच्ची के सपनों के बीच में आ जाएगी। वैसे भी लाइजा का पहला सपना है एबिस के तह तक जाना, इसीलिए लाइजा यहाँ से चली जाएगी ताकि वो अपनी बच्ची के लिए एक सिरदर्द ना बन जाए। ये सुनकर ओजेन हंसने लगती है। अब लाइजा एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि अगर कभी रिको उससे मिलने आती है तो वो उसे बता दे कि वो एक जिंदा लाश है। ओजेन मान जाती है और लाइजा उसे अपनी बच्ची को वो सब भी सिखाने को कहती है जो उसने ओजेन से सीखा है। ओजेन को नहीं लगता है कि वो ये सब कर पाएगी, मगर वो इतना तो कर ही सकती है जिससे उसकी बच्ची उसके पास पहुंच जाए। और इसी के साथ ओजेन का किस्सा ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि रिको और रेग आगे बढ़ते हुए तीसरे लेयर द ग्रेट फॉल्ट के दरवाजे पर खड़े हैं। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और हम एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एपिसोड मज़ेदार लगा हो तो एक लाइक कर देना और मैं मिलूँगा इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और देखने के लिए शुक्रिया।